का पेपर है और इसके हम लास्ट 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। और कल की क्लास में फिर क्योंकि फर्स्ट 20 में अभी इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि आप में से अभी फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को रिवाइज करवानी है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। चले 19 से, 19 भी इनऑर्गेनिक से है। द टू पीरियड थ्री एलिमेंट्स two period three elements x and y burn separately in oxygen to form solid oxide। ठीक है जी। पीरियड थ्री एलिमेंट के पीरियड थ्री से ना दो एलिमेंट जो हैं उनके ऑक्साइड्स हैं, और एक ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है और एक ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है। ऑक्साइड ऑफ y dissolve in water to form a solution which dissolve the oxide of x। what could be x and y? अब देखो यहां से हिंट लेते हैं। पहले तो पीरियड थ्री के एलिमेंट जो है ना, Na, Mg है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है। ये Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10 और SO2 या SO3। अच्छा, जोन से वाटर सॉल्युबल नहीं है ना, जोन से ऑक्साइड, वो ये हैं जी। ये दो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है जी। तो ऑक्साइड ऑफ एक्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये इसका मतलब है एल्यूमिनियम भी हो सकता है, सिलिकॉन ये भी हो सकते हैं जी। फिर वो ये कह रहा है कि जो ऑक्साइड ऑफ वाई है ना, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो ठीक है। सल्फर का भी ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है, फास्फोरस का भी और सोडियम का भी। लेकिन अच्छा, ये भी जरा याद रखिएगा कि जो Al2O3 है ये एम्फोटेरिक है, मतलब एसिडिक नेचर भी है, बेसिक भी है। और SiO2 सिर्फ बेसिक इन नेचर है। ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। ये एक्स के ऑक्साइड है। लेकिन क्या है, जो ऑक्साइड ऑफ वाई है वो वाटर में डिसॉल्व भी होगा, और डिसॉल्व होने के बाद वो एक्स ऑक्साइड को डिसॉल्व भी करेगा। देखो, अगर मैं यहां पर इसको लेता हूं जी, क्या नाम है, एल्यूमिनियम आपका। अगर एल्यूमिनियम मैं मानता हूं कि ये एल्यूमिनियम है, कैसे कि आप ये सोडियम जो है ना, सर मैं सोडियम सोच को रहा था। ऑक्साइड को आप बेटा अगर वाटर में डालें तो आपके पास पहले तो बनेगा NaOH ना, NaOH। तो कह रहा है ऑक्साइड ऑफ वाई डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, क्या ये ऑक्साइड ऑफ एक्स मतलब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा। आपको पता है ना, NaOH Al2O3 के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, और आपके पास सॉल्ट बनेगा NaAlOH4 जिसमें वाटर भी आता है बीच में। लेकिन अगर हम सिलिकॉन लेते हैं, इसको जरा देख लेते हैं भाई। सिलिकॉन देखिए, सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होगा ना, सिलिकॉन का, ये आपको पता है कि बेसिक ऑक्साइड है ना, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड है। सिलिकॉन का ऑक्साइड इज एसिडिक। और जो फास्फोरस का ऑक्साइड है बेटा, ये भी एसिडिक है भाई। तो क्या सिलिकॉन का ऑक्साइड फास्फोरस के ऑक्साइड या फास्फोरस का ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये एसिड ही बनाएगा? तो क्या SiO2 फास्फोरस के ऑक्साइड में या इसके सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा? ये जरा मुझे बताइएगा। H3PO4 या P4O10 के साथ रिएक्शन करेगा बेटा ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड? सर नहीं। नहीं करेगा। ये फिर सुन लें, ये फिर सुन लें भाई कि हम कैसे पहुंचे इस आंसर तक। पहली चीज वो कह रहा है कि ऑक्साइड ऑफ एक्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो मैंने कहा कि ये इन तीनों में से कोई हो सकता है जी। फिर दूसरा वो ये कह रहा है कि जो वाई का ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड ऑफ वाई, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। आपको पता है कि सारे वाटर में डिसॉल्व होते हैं। सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा, NaOH। अच्छा, फास्फोरस ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा तो H3PO4 बनाएगा, फास्फोरिक एसिड। और सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो ये NaOH बनाएगा जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ये H3PO4 बनाएगा, और ये H2SO3 या H2SO4 बनाएगा। अब जो सिलिकॉन के ऑक्साइड हैं, वो तो बेटा खुद एसिडिक इन नेचर होती है ना, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, वो तो इस एसिड में डिसॉल्व नहीं होंगे, तो इसलिए CO D निकल गई। लेकिन जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक सॉल्यूशन में भी और बेसिक सॉल्यूशन में भी डिसॉल्व हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ए बेटा आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कह रहा है विच टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से मुराद दो चीजें होती हैं, आपको पहले भी बताया है। स्ट्रक्चर से मुराद होता है ये सिंपल है या जाइंट है, ये आपने बताना है, सिंपल या जाइंट। तो SiO2 जाइंट स्ट्रक्चर होता है और SiO2 में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। SiCl4 एक सिंपल मॉलिक्यूल है बेटा, क्योंकि आगे सेपरेट तो नहीं हो रहा ना, इसका फिक्स नंबर ऑफ एटम्स हैं, बस ये है जी। SiCl4 आगे सेपरेट नहीं हो रहा है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो ये सिंपल होगा और इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, तो इसका बी इज द आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 देखें। अ सैंपल containing 0.01 मोल ऑफ एनहाइड्रस कहते हैं जिसमें वाटर ना हो, हाइड्रस कहते हैं इसमें वाटर हो। तो एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट है, इसको हीट कर रहा है स्ट्रांगली अंटिल इट फुली डिकम्पोजेज। तो देखिए इसकी डिकम्पोजिशन आपको पहले तो आनी चाहिए कि कैल्शियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और हाफ मोल ऑक्सीजन का बनेगा। बैलेंस इक्वेशन आनी चाहिए आपको कि 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोज होगा, 2 मोल NO2 और हाफ मोल ऑक्सीजन बनेगी। कह रहा ऑल द गैस प्रोड्यूस is collected and its volume measured at room condition RTP पर मेजर कर रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, कितना है जी? ये 0.01 मोल है, 0.01 मोल है। तो भाई NO2 कितने बनेंगे, इसके डबल नहीं बनेंगे क्या? 1:2 है, तो ये बनेगा 0.02। और कैल्शियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन में जो मोलर रेशो आ रही है वो उसका हाफ हो रहा है, ठीक है। तो 0.01 का आप हाफ कर देंगे 0.05, 0.005। ये बेटा आपके पास मोल्स आ रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ये मोल्स, ऑक्सीजन के ये मोल्स, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि आपने वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस बताना है ना, दोनों को ऐड कर दो। तो 0.005 प्लस 0.02, ये आपके पास आ रहा है 0.025। ये आपके पास मोल्स आए। पर इन मोल्स को वॉल्यूम में लेके जाना है भाई। एक मोल का जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर एट RTP। तो 0.025 का कितना होगा? एक्स होगा 600। 600 इज द आंसर जी, तो बी आपका आंसर होगा, ठीक है जी। तो क्या किया है फिर सुन लें कि आपको पहले इक्वेशन लिखनी है, उसमें NO2 और O2, इसको बैलेंस आपने करना है। 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट 2 मोल NO2 और हाफ मोल ऑक्सीजन बना रहा है। फिर उसने बताया हुआ था कि 0.01 मोल कैल्शियम नाइट्रेट के हैं तो NO2 के बेटा उसका डबल हो जाएंगे और ऑक्सीजन उसका हाफ हो जाएगा। दोनों मोल्स को मैंने ऐड कर दिया, ये टोटल मोल्स हैं जो गैस इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, और इसको मैंने वॉल्यूम में लेके जाना था, तो बस मल्टीप्लाई बाय 24,000 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। V and Z are both element in period 3 of the periodic table. Each element form one stable ion that does not contain another element. The atomic radius of each element and the ionic radius of the ion described above is shown. देखो एटॉमिक रेडियस से ना आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। दोनों पीरियड 3 के हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होगा। तो वी और जी में बताओ किसका एटॉमिक साइज कम है? जी। बी। इसका मतलब ये हुआ कि वी पहले आ रहा है, जी बाद में आएगा। पहली बात तो ये समझ आ रही, इस तरह जी है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अच्छा, अब बेटा एक और चीज नोट करो। आपको पता है कि जो केटाइन का साइज होता है ना, केटाइन का, वो अपने पेरेंट या ओरिजिनल एटम के मुकाबले में छोटा होता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। आपके पास है ना, सपोज लिथियम है भाई, सपोज करते हैं लिथियम है। लिथियम के पास ना अभी 2 शेल हैं, लेकिन आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास कितने शेल रह जाएंगे भाई? एक शेल रह जाएगा। तो जो पॉजिटिव आइन होता है ना, पॉजिटिव आइन, उसका साइज अपने ओरिजिनल एटम के मुकाबले में छोटा होगा। और जो नेगेटिव आइन होता है ना, नेगेटिव आइन, उसका साइज अपने ओरिजिनल एटम के मुकाबले में बिगर होगा। जैसा कि आप समझ लो आपके पास ऑक्सीजन है भाई, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन। जब बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए ने जो, तो शेल तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा ना, मोर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा, साइज थोड़ा सा बढ़ेगा। तो अब जरा इनके आयनिक रेडियस आप देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो एटम के मुकाबले में जो आइन है, आइन का साइज एटम के मुकाबले में बड़ा है छोटा है? से छोटा है। आइन का साइज स्मॉल है, तो इसका मतलब है वी आपका केटाइन बनाएगा। वी आपका क्या बनाएगा? केटाइन।
ये आपका केटाइन बनाएगा, मतलब ये कोई मेटल होगा। और जी में देखो जो एटम का साइज है और जो आयन का साइज है, आयन का साइज इज बिगर, इसका मतलब ये आपका एनाइन बनाएगा। इट मींस कि ये कोई नॉन मेटल है ना। तो अब देखते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आयन ऑफ बी एंड जी हैव सेम नंबर ऑफ फुल इलेक्ट्रॉन शेल, पर इनके पास सेम नंबर ऑफ फुल इलेक्ट्रॉन शेल होंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं ना, एक पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जब ये मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम नहीं हो सकते। आइंस ऑफ जी आर पॉजिटिवली चार्ज, कह रहे जी पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं भाई, जी एनाइन है, नेगेटिवली चार्ज। अभी आपकी सारी डिटेल बताई कि एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में बिगर होता है। जी हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन वी, ये बात ठीक लग रही है भाई, कि जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी। क्यों? जी नॉन मैटर है ना, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, आप सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। वी हैज मोर इलेक्ट्रॉन, नहीं भाई, वी के पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं ना। तो डी भी गलत है, सी इज द राइट आंसर, कि जी हैज अ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन वी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। In group 2 of periodic table, the properties of element and their compound show regular change down the group. Which property show a decrease from magnesium to barium? The thermal decomposition temperature of carbonate. बेटा कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? बढ़ती है, राइट? तो जब बढ़ती है सर तो सिर्फ आपको मोर सल्फेट्स की एनर्जी, डिक्रीज होती है। जी, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। तो अगर आप कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी की बात करो, तो डीकम्पोजिशन से मुराद यहाँ पर उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी, तो बेसिकली वो थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो ये आपकी बेटा इंक्रीज होगी, ये तो गलत हो गया। डीकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ नाइट्रेट, याद रखना जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना, वो कार्बोनेट्स की भी, नाइट्रेट्स की भी, सबकी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड भी बढ़ती है भाई। सॉल्युबिलिटी वो कह रहा है डिक्रीज का बताएं। तो सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी आप देखो ना, मैग्नीशियम सल्फेट डिजोल्व हो जाता है वाटर में काफी हद तक, कैल्शियम सल्फेट्स काफी नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो बेरियम सल्फेट होगा ये तो लीस्ट सॉल्युबल है भाई, ये प्रेसिपिटेट बनाता है। तो सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन 24 पे देखें। फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिलियम, बीई और ब्रिलियम कंपाउंड आर लिस्टेड। अच्छा, मैं आपको इससे पहले एक चीज बताता हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रोडक्ट टेबल देखें। अच्छा, ये प्रोडक्ट टेबल में ये जो एलिमेंट्स बेटा आपको नजर आते हैं ना डायगोनल में, इसमें बोरॉन है, इसके डायगोनल में सिलिकॉन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह देखो, ये ब्रिलियम है, ब्रिलियम के डायगोनल में क्या आ रहा है भाई? बताएंगे जरा, ब्रिलियम के डायगोनल में क्या आ रहा है? अगर ये ट्रांजिशन सोडियम। मेटल को हटा दे, नहीं नहीं, सोडियम। अगर आप ये बेटा एल्यूमिनियम। आगे एल्यूमिनियम। देखते होते हैं, कौन सा आ रहा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम शाबाश, सर। शाबाश। तो ये जो एलिमेंट्स डायगोनल में आ रहे होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक, ये तो नहीं मैं कहता कि 100%, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा, कि जो ब्रिलियम है ना, आ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, किससे मिलती है? तो उसने एक ऑप्शन एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो आपने एल्यूमिनियम पर टिक करना है, क्योंकि ये डायगोनल में आ रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स डायगोनली होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक मिल रही होती हैं। सर सर केमिकल और फिजिकल और फिजिकल दोनों केमिकल। सर? जी बेटा, केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज सर? बेटा कुछ प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल, यस, लेकिन 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक उनमें सिमिलरिटी होती है केमिकल और फिजिकल दोनों में। अब देखो यहाँ पर फोर प्रॉपर्टीज, क्योंकि देखो ब्रिलियम, अब आपने कोई इसकी प्रॉपर्टीज अलहदा से नहीं पढ़ी हुई ना, तो इसलिए मैंने आपको ये एक हिंट दिया है, अब आप खुद गेस कीजिएगा कि क्या आंसर होगा। फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिलियम और ब्रिलियम कंपाउंड आर लिस्टेड, विच प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम और इक्विवेलेंट मैग्नीशियम कंपाउंड। या तो आपने उस पर टिक करना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी मैग्नीशियम से बिल्कुल डिफरेंट है या उसके इक्विवेलेंट है। ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए, ब्रिलियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन व्हेन हीटेड इन एयर, मैग्नीशियम डज नॉट। बेटा ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? क्या मैग्नीशियम का जब आप एयर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करता, या करता है? तो नो करता है। सर, करता है। करता है, ये तो गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है ना। ब्रिलियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, BeSO4 बनता है, और मैग्नीशियम डज नॉट, ये भी गलत है ना बेटा, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से यस रिएक्शन सर। करता है, ये भी गलत। ब्रिलियम नाइट्रेट डिकम्पोज मेटल ऑक्साइड NO2O2, मैग्नीशियम नाइट्रेट डज नॉट, ये भी गलत है भाई। ब्रिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है मेटल ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। अच्छा, यहां पर देखो, ब्रिलियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म फ्यूम्स ऑफ HCl,
मैग्नीशियम क्लोराइड डज नॉट। कैसे? MgCl2 को जब आप वाटर में डालते थे, याद है पीरियोडिसिटी के अंदर, तो मैं आपसे कहता था बस Mg2+ और 2Cl माइनस, और पीएच हम क्या कहते थे? पीएच 6.5। लेकिन हम बेटा कोई रिएक्शन तो नहीं करवाते थे, सिर्फ आइंस बनाते थे, है ना, जिस तरह NaCl के आइंस बनते थे, याद है? लेकिन लेकिन मुझे ये बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्या होता था जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डालते थे? ये जो एल्यूमिनियम आइन है, सर इसका पता नहीं, हाइड्रोजन एक लूज हो जाता है और वो सील के साथ रिएक्ट जी करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता था। एल्यूमिनियम में ही होता था बेटा कि आप इस तरह करते थे और एक HCl बनता था, HCl। तो बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब वाटर में डालते थे, वो वाटर से रिएक्शन करके HCl बनाता था और व्हाइट फ्यूम्स बनते थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एलिमेंट्स डायगोनल में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो क्या ब्रिलियम क्लोराइड भी वही काम नहीं करेगा जो AlCl3 कर रहा है? बिल्कुल करेगा। तो ब्रिलियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म फ्यूम्स ऑफ HCl। MgCl2 डज नॉट। ये बिल्कुल ठीक है बेटा। मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ आइंस में जाता है। लेकिन ब्रिलियम क्लोराइड वाटर से रिएक्शन करेगा और HCl के फ्यूम्स बनेंगे। तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। तो इसको आपने हिंट, आप अगर ये सोच रहे हैं भाई ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा है, तो ये रिएक्शन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा और आपके सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन आपको उसने ये स्टेटमेंट खुद ही बता दी है कि ब्रिलियम ना इस तरह वाटर से रिएक्शन करता है। तो क्या मैग्नीशियम करता है या नहीं करता? मैग्नीशियम नहीं करता। लेकिन हिंट के तौर पे मैंने आपको बता भी दिया कि ये अगर आप देखें तो एक तरीके से आपने इसी से मिलता जुलता रिएक्शन पढ़ा भी हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। अब बेटा ऑर्गेनिक एमसीक्यूज तो देखने जल्दी से। विच टू फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर? देखो, देखने में आपको लग रहा होगा कि पहला भी है, तो ऐसा नहीं है। आपको इसको ओपन करके ड्रॉ करना पड़ेगा। जो आंसर है ना वो डी है, वो बिल्कुल देखने में क्लियर है कि देखो इसका नाम है ब्यूटानोइक एसिड। ये ब्यूटानोइक एसिड, और इसको जरा आप देखो, अगर ये ऐसे है बेटा, ये इस कार्बन के साथ ना ये है 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। तो ब्यूटानोइक एसिड और 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, दिस इज द आंसर। सी इसलिए नहीं हो सकता बेटा कि सी में तो आपके पास वही पूरे नहीं है, जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं है इसका। ये देखें, ये क्यों गलत है बी? चलें एक बता देता हूँ बी क्यों गलत है। बी में अगर आप बेटा ये वाला देखें ना, फर्स्ट वन, तो ये इसने दिया हुआ है CH3 CH COOH एंड CH3। ये और ये भी वही चीज है भाई, ये भी वही चीज है। देखना जरा, इसके साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं ना। आपको अगर नहीं समझ आएगी तो आप इसको नाम दें, मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आप इसको नाम देंगे बेटा तो ये ऐसे है, देखो ये ऐसे है। इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, दिस इज द ब्रांच ना, ये ब्रांच है 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। और अगर आप इसको नाम दें, ये भी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड है, ये ब्रांच है। तो इसलिए ये सेम है भाई। इसलिए ए भी सेम है बेटा, ए भी सेम है इस कार्बन के साथ। देखो ये भी मिथाइल ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, और यहाँ पर भी। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाए। विच रिएजेंट एंड कंडीशन वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल? आपने बेटा ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है। अब देखो, 1 ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन हो रहा है अमोनिया के साथ ना, तो ये तो एमाइन बनाएगा भाई। 1 ब्रोमोब्यूटेन है, CH2 CH2 और ये Br। अगर इसका रिएक्शन आप एमाइन से करवाएंगे तो ये तो बेटा आपके पास बनेगा ब्यूटाइल एमाइन या अमाइनो ब्यूटेन, है ना। वो तो नाइट्राइल बना रहा है, तो इससे तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 NH2, ये बन रहा है आपके पास। अगर आप बी को देखें, बी में 1 ब्रोमोप्रोपेन और साइनाइड के साथ। अब देखिए, आपको पता है कि जब भी CN से रिएक्शन होता है तो एक कार्बन बढ़ जाता है। अभी यहाँ 3 कार्बन है ना प्रोपेन, तो एक साइनाइड वाला कार्बन आएगा तो ये कार्बन भी बढ़ जाएगा। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, इस ये बेटा आंसर होगा आपका। देखो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसका रिएक्शन KCN के साथ करवा रहे हैं ना, तो ये KBr निकल जाएगा और CN इसकी जगह आ जाएगा, CH3 CH2 CH2CN। ये है जी आपके पास, देखें ये बन रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। तीसरे में क्या हो रहा है? प्रोपानल एल्डिहाइड का HCN से रिएक्शन कर रहा है, तो ये तो बेटा आपके पास हाइड्रोक्सी वो बनेगा ना। अगर मैं आपको सी वाला रिएक्शन करा के दिखाऊं तो सी में ये बनेगा बेटा, ये प्रोपानल है आपके पास, देखो इसमें आप HCN ऐड कर रहे हो ना अगर, तो ये 2 हाइड्रोक्सी मिनिमल के, ये H इधर जाएगा और ये CN इधर आ जाएगा। CH3 CH2 CH
OH and CN। यस, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल। ये बेटा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल बन रहा है, वो सिर्फ नाइट्राइल का कह रहा था। और इसी तरह अगर प्रोपानन में करेंगे तो प्रोपानन के अंदर भी बेटा आपने HCN डालेंगे तो आपके पास हाइड्रोक्सी भी लगेगा, जो कि गलत है। 27 जी बेटा, जरा 27 को आप लोग करें ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को चलें यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। वो कह रहे हैं जी कि कंपाउंड XC7H13Br रिएक्ट विद हॉट एथेनोलिक NaOH, मतलब ये एलिमिनेशन की तरफ जा रहा है भाई। हॉट एथेनोलिक एन मेटल, आपको कहा है ना अल्कोहलिक मेटल हाइड्रोक्साइड फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन के लिए आपको रूल पता है कि अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। सिंपल सी इक्वेशन से पहले समझा देता हूँ। ये है ना, अगर तो आपने ये अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से ये आपने एक हाइड्रोजन निकालना होगा, और अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड ड्रॉ करना होगा। तो अगर आप बेटा ऑप्शन ए की तरफ आते हैं, अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है, क्या जब रिएक्शन होगा ना, जब आपके पास दो कंपाउंड्स बनेंगे वाई एंड जी, वाई और जी दो कंपाउंड बनेंगे ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन, फिर वो जो कंपाउंड बने अगर आप उसमें ब्रोमीन ऐड करें तो वाई आपको एक और प्रोडक्ट देगा जिसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, और जबकि ब्रोमीन जो है आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देगा जिसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, मतलब कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो व्हाट कुड बी एक्स। तो अब इस तरह करते हैं, ए को जरा स्टार्ट करते हैं, ऐसे कर लेते हैं जी। ये आपका ब्रोमीन, दिस इज अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन है भाई, दिस इज योर बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो योर बीटा कार्बन, और ये भी बेटा आपका बीटा कार्बन है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया है कि रूल ये है कि अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये नहीं बनती क्या बेटा, एक पॉसिबिलिटी ये नहीं बनती क्या कि यहां से HBr निकाल लिया जाए, है ना। तो अगर यहां से HBr निकाल लिया जाए तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, CH2, है ना। बेटा बेटा कंफर्म करें कि एक पॉसिबिलिटी ये बनती है ना। यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी जरा चेक कीजिएगा, बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप इस बीटा कार्बन से निकालो भाई, यहां से। तो अगर यहां से निकालोगे तो आपके पास फिर बनेगा ये, आ, यहां पर मिथाइल ऐसे ही रहेगा, और इधर बेटा आपके पास डबल बॉन्ड आएगा ऐसे। अच्छा ये दोनों आइडेंटिकल हैं, अगर आप यहां से भी निकालोगे तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए यहां से करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो सेम है, सेम सेम बनेगा। डबल बॉन्ड इधर लगाओ या इधर लगाओ, एक ही बात है। तो अब ये दो आपके पास बन गए, एक एक्स है और एक वाई और एक जी है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आप इसमें ब्रोमीन ऐड करो भाई, कह रहा है अब इसमें ब्रोमीन ऐड करो दोनों में। जब मैं इसमें ब्रोमीन ऐड करूंगा तो ये देखो इसमें क्या होगा, जब ब्रोमीन ऐड होगी तो एक ब्रोमीन बेटा इस कार्बन पर आएगी, एक इस कार्बन पर, तो आपके पास बनेगा CH2Br, और एक बनेगा यहां Br। बताएं जी कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाया क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है, बोलिएगा। ये तो नहीं हो सकते ना, ये तो कायरल नहीं हो सकते, ये जंक्शन, डी ये पे है। CH2 बेटा ये भी कायरल नहीं है, दिस इज नॉट कायरल। क्यों, एक ब्रोमीन लगा हुआ है, एक CH2Br लगा हुआ है, लेकिन राइट लेफ्ट पर सारे ग्रुप सेम लगे हुए हैं, है ना। जी सर। तो यस ये सर। कायरल नहीं है, इसमें तो कोई कायरल नहीं है। अब जरा दूसरे की ब्रोमिनेशन करते हैं, कह रहे दूसरे के अंदर भी आप ब्रोमीन ऐड करो एक्सेस में, तो क्या होगा, एक ब्रोमीन इधर आएगा, एक ब्रोमीन इधर आएगा। तो जरा देखिएगा बेटा दूसरे में क्या बनता है आपके पास, ये बन गया CH3, ये बेटा आपके पास बन गया Br, और इसी तरह बेटा यहां पर भी आपके पास बन जाएगा Br, और यहाँ H भी लगा हुआ है। अब देखो यहां पर आपको दो कायरल मिल रहे हैं, ये तो कायरल नहीं है ना, ये तो जंक्शन तो, लेकिन दिस कार्बन इज कायरल। क्यों, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ब्रोमीन लगा हुआ है, नीचे देखो CH2 लगा हुआ है, और ऊपर CBr CH3 लगा हुआ है, तो एक ये कायरल हो गया। और क्या ये भी कायरल है या नहीं बेटा, ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, एक ये ब्रोमीन, एक जी ये सर। मिथाइल, इधर CH2 और उस साइड पर CH2 नहीं है। तो इसलिए यहां पर दो कायरल कार्बन है, तो इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। देखो ना, 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स किसके बन रहे हैं, वाई के, ये वाई हो गया आपका, और ये आपका जी हो गया,
जी के अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो बेटा इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी आप बी में देखो तो बी क्यों मैं एलिमिनेट कर रहा हूं। बी में तो आप जब एलिमिनेशन करोगे तो दो प्रोडक्ट्स ही नहीं बनेंगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्यों भला, कैसे, ये बता दे। बी में क्यों एक प्रोडक्ट बनेगा, ये बता दे। सर सिर्फ एक बीटा कार्बन है ना भाई। देखो दो प्रोडक्ट्स वहां बनते हैं ना जहां दो बीटा कार्बन हो। अब CH2Br में अगर आप देखो तो आपने अल्फा कार्बन से क्या करना है जी, ये हेलोजन निकालना है। बीटा कार्बन ये एक ही है, तो बस ये एक ही यहां पर बनेगा। तो दूसरा तो ऑप्शन नहीं है, तो बी को तो इसलिए हम निकाल देते हैं। एक आंसर तो ए है, लेकिन सी और डी में से एक मैं आपको चेक करवा देता हूं कि ये क्यों रॉन्ग है। कौन सा बेटा चेक कर लें, सी और डी में से? सी कर लें या डी? सी। सी सर। सी कर लेते, चलें सी। सी हम चेक करके देखते हैं कि सी क्यों रॉन्ग है इसमें। ये आपके पास इस तरह है भाई। एक CH3 और Br, ये बेटा आपके पास आ गया CH3 और ये आपके पास आ गया Br। इसमें देखो ये CH2 और ये है आपके पास CH। अब देखिए नहीं, यहां पर ये आपका अल्फा कार्बन है, राइट, ये आपका बीटा कार्बन है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि यहां से ये निकल जाए। तो एक तो ये बनेगा बेटा, ये बनेगा आपके पास ऐसे। अच्छा, दूसरा ये होगा बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहां से Br निकालो, दिस इज अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन ये है ना बेटा, ये वाला, यहां से H निकालो, है ना। यस सर। तो आपके पास अब ये ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा ऐसे। अच्छा जी, अब बेटा देखते हैं, अब इसमें ब्रोमीन ऐड कर दो, इसमें भी और इसमें भी। इसमें जब आप ब्रोमीन ऐड करोगे H और Br, H और Br, बेटा कितने कायरल कार्बन है जी इसमें? बोलिएगा कितने कायरल कार्बन है इसमें? कितने कायरल कार्बन है भाई इसमें? दो। दो। तो इसके चार ऑप्टिकल आइसोमर बन गए, चलो ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि एक के चार ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे और दूसरे के नहीं बनेंगे। हम जरा दूसरे को भी चेक करते हैं। दूसरे में जब ब्रोमीन ऐड करोगे तो क्या बेटा इसके अंदर भी दो कायरल कार्बन नहीं है क्या? जी सर। तो वो तो कह रहा है कि आपके पास एक के चार ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे और दूसरे के नहीं बनने चाहिए। यहाँ दोनों के बन रहे हैं चार चार, यहाँ टोटल 8 बन रहे हैं, इसलिए सी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है जी बेटा। सर जो ऊपर वाला है उसके अंदर जहाँ पे CH3 का ये नहीं नहीं यही इसी पे जो पहला आपने एक आइसोमर बनाया राइट आफ्टर एडिंग Br2 aren't there supposed to be 3 chiral carbons? एक CH3 जिस पे लगा हुआ कार्बन वो भी नहीं होगा? वो भी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता ना बेटा, ये भी है, बिल्कुल या ठीक है। तो ये इसलिए आपका रॉन्ग हो गया। गुड बेटा, गुड। अच्छा जी, अब आ जाएं अपने उसी पर क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर हमने ए कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28। सर सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा पूछो। सर जो आपने फॉर्मूला बताया था कि 2 to the power of n जो था स्टीरियो आइसोमर्स के लिए, सर जी वो जी सिर्फ जी। ओपन चेन के लिए होता है? देखो नहीं नहीं नहीं, वो होता है उन तमाम कंपाउंड्स के लिए जहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर हो। स्टीरियोजेनिक सेंटर मीन कि या तो वहां पर कायरल कार्बन हो या सिस ट्रांस बनता हो। ओपन चेन और क्लोज चेन का इससे ताल्लुक नहीं है। ठीक है सर, तो फिर आपने बताया था कि 2 to the power of n-1 तब लगता है जब टर्मिनल एंड सेम ना हो। जब आपके सिमेट्रिकल अल्कीन्स हो तब आप वो लगाते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक ठीक है। यू। अच्छा बेटा आप देखिएगा नेक्स्ट 28। ये एक कंपाउंड है। When illudine S is heated under reflux with an excess of acidified potassium dichromate, compound M is formed। ये बेटा इलुडीन है। पहले तो इसमें ढूंढे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं जी। अच्छा, लेकिन ऐसे फंक्शनल ग्रुप ढूंढे
जिनको ये टारगेट कर सकता है, KMNO4, K2Cr2O7 सॉरी, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो, क्या क्या इस एल्कीन की ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट से हो सकती है, जरा बोलिएगा। जी नहीं सर। सर। नो नहीं हो सर। सकती। एल्कीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप ओनली एसिडिफाइड KMNO4 यूज करते हो, K2Cr2O7 यूज नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसलिए K2Cr2O7 इसको बिल्कुल टारगेट नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात, कीटोन, क्या कीटोन की ऑक्सीडेशन हो सकती है K2Cr2O7 से? यस सर। कैसे हो सकती है भाई? कहाँ पढ़ा है कीटोन की ऑक्सीडेशन बाय? कीटोन को तो ना KMNO4 ऑक्सीडाइज कर सकता है, ना K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता। पता है कौन कर सकता है? सिर्फ आयोडोफॉर्म। सिर्फ आयोडोफॉर्म कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो कीटोन को भी बेटा यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो रिएक्शन होगा वो कहाँ होगा? एक यहाँ होगा और एक इस अल्कोहल पर होगा। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल। क्या इस अल्कोहल पर रिएक्शन होगा बेटा? दिस वन। ये टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, तो ये एज इट इज रहेगा। तो पहली बात तो ये बेटा मुझे ये बताएं कि आपको ये पहले अंडरस्टैंड करना है कि जो K2Cr2O7 है ये इन दो जगह पर रिएक्शन करेगा। ये बात ठीक है? जी सर सर। इन दोनों सर प्राइमरी और सेकेंडरी को फिर KMNO4 भी कर सकता है, राइट? जी बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर ओके। सकता है। लेकिन कीटोन को ना KMNO4 कर सकता है, ना K2Cr2O7 कर सकता है, ठीक है ना? और टर्शियरी अल्कोहल को कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन हैज नो हाइड्रोजन। अब बेटा आप ये बताओ कि जब ये सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो ये किस में जाएगा? जल्दी से बोलो। कीटोन। 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 कीटोन में जाएगा। तो बेटा इसका जरा कीटोन में अगर इसी के ऊपर बना दूं, क्योंकि इसको दोबारा ड्रॉ करना काफी मुश्किल होगा, अगर कीटोन यहीं पर बना दें ये, और ये H मटा दिए जी, ठीक है ना? H मटा दिए, और ये प्राइमरी अल्कोहल बताएं किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा यहां पर भी इस तरह करते हैं हम, C डबल बॉन्ड OOH कर देते हैं। अब बेटा आप सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट कर लो कि इसमें कितने एटम्स हैं। चलें मैं आपको हेल्प करता हूँ, पहले कार्बन देखते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 कार्बन है जी, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बारी आ गई है। तो एक हाइड्रोजन ये है 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद जी ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। चेक करें जी कितने आ रहे हैं? C16 हो गए, ठीक है ना? हाइड्रोजन 16 है। और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? ऑक्सीजन को आप काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका ये बन रहा है C15H16O5। तो पहले बेटा आपको रिएक्शन करना है, और रिएक्शन के बाद आपको हाइड्रोजन बड़े ध्यान के साथ करना होगा, अदरवाइज गलती कर देंगे इसमें। सर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? एक तो अल्कोहल को कर सकता है, दूसरा एल्डिहाइड को भी कर सकता है। देखो मेरी बात सुनो, अल्कोहल को तो करेगा, एल्डिहाइड के लिए हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से पढ़े थे वैसे? टॉलेंस एजेंट और वो पेरिंग सोल्यूशन। और वहां मैंने लिखवाया था दीज आर दी माइल्ड, बहुत वीक है। तो भाई अगर वीक कर सकता है तो K2Cr2O7 और KMNO4 भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? यस सर कर सकते कर हैं। सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। लेकिन अल्कीन को कोई ये नहीं कर सकते बेटा, याद रखना। अल्कीन को अगर आपने ऑक्सीडाइज करना है तो आपको एसिडिफाइड KMNO4 लेना होगा। अच्छा, साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन 6 मेंबर रिंग ऑफ कार्बन एटम, ये जी ऐसे है। तो इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो इसमें 6 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है ना? इस तरह ये 6 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, C6H10। It has several structural isomers that are straight chain alkenes. The number of double bonds in each of these molecule is P. ये P क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है ओपन चेन में। व्हाट इज द शेप ऑफ साइक्लोहेक्सीन? अच्छा पहले ये बताओ, बट आपको ये पता है कि जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है, जब कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, जैसा कि हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था CH4, क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल था या नॉन प्लेनर था? इसका एक एटम आउट ऑफ प्लेन जा रहा था?
नॉन प्लेनर। CH4 ये नॉन प्लेनर प्लेनर। मॉलिक्यूल है। याद रखिए, एक सिंपल सी निशानी बता देता हूं, जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा वो नॉन प्लेनर होगा भाई। जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा वो नॉन प्लेनर। लेकिन ये बताएं कि अगर इस तरह हो, ये आपके पास प्लेनर मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर, दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब ये है बेटा कि अगर आप इसको किसी फ्लैट सरफेस पर रखो ना, इस मॉलिक्यूल को, ये जो मैंने यहाँ पर मेथानल बनाया है, इसको किसी फ्लैट सरफेस पर रखो तो इसके तमाम एटम्स उस फ्लैट सरफेस को टच करेंगे। तो उससे सिंपल सी निशानी क्या है कि जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है वो प्लेनर होता है। और sp2 कब होता है? जब वो एक डबल बॉन्ड बना रहा होगा। तो ये बताओ कि वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ साइक्लोहेक्सीन। क्या ये साइक्लोहेक्सीन में जितने कार्बन एटम है, 6 के 6, क्या ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, या 2 इसमें sp2 हैं और बाकी सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं? है ना? तो अब ये बताओ कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या प्लेनर हो सकते हैं? जी बेटा, नो नहीं। सर। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। याद रखिएगा, जब भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो कभी भी प्लेनर नहीं होगा, और जब भी कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा वो प्लेनर होगा, या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा फिर भी वो प्लेनर होगा। तो एक तो बेटा आपको समझ आ गई कि ये नॉन प्लेनर है। दूसरा आपने बताना है C6H10 जो है, अगर आप इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें डबल बॉन्ड्स कितने आते हैं? देखो वैसे तो अगर एक एक डबल बॉन्ड होता तो फॉर्मूला होना था C6H12 ना। अगर एक डबल बॉन्ड होता ना तो फॉर्मूला होना था C6H12। लेकिन 2 हाइड्रोजन कम है तो इसका मतलब है इसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे। कहीं पर भी लगा दें, सिर्फ आपने चेक करना है कि आया आपका फॉर्मूला इससे जस्टिफाई हो रहा है। जरा हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन सर नंबर ये 30 नॉन देखिए प्लेनर कैसे हमने डिटरमिन किया, एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं? बेटा, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा वो नॉन प्लेनर होगा। अगर तो इस तरह होता ना, वो आपसे इथीन पूछ रहा होता, इथीन की ये प्लेनर मॉलिक्यूल है नॉन प्लेनर, तो मैंने सिर्फ चेक करना था कि कार्बन के जितने भी कार्बन हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। और अगर कार्बन sp3 लेकिन हाइब्रिडाइज, जी, सर इसमें sp2 भी sp3 भी है, दो तो एस ये तो जो। ठीक है ना, इसमें ये 2 एटम्स प्लेनर हैं। इसमें ये 2 एटम्स प्लेनर है बस आपके, जो sp2 वाले। पूरा मॉलिक्यूल तो प्लेनर नहीं है ना, वो तो पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें पता कैसे चला कि पूरा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, अगर इसके अंदर मुख्तलिफ वो है हाइब्रिडाइजेशन? बेटा, एक भी एटम आउट ऑफ प्लेन आएगा तो वो नॉन प्लेनर नहीं बन जाएगा क्या? प्लेनर का क्या मतलब होता है कि आप किसी मॉलिक्यूल को किसी प्लेन सरफेस पर रखें तो तमाम एटम्स उस प्लेन सरफेस पर टच हो। अब अगर आप या इस साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल को रखेंगे ना, इस साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल को किसी प्लेन सरफेस पर रखें, तो सिर्फ ये एटम्स प्लेन सरफेस को टच कर रहे होंगे, और ये कार्बन भी। लेकिन जो कार्बन के हाइड्रोजन है वो आउट ऑफ प्लेन जा रहे होंगे, ये वाले। तो ये नॉन प्लेनर हुआ। एक भी एटम आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो वो नॉन प्लेनर है। जैसा कि मीथेन, मीथेन को आप नॉन प्लेनर क्यों कहते हैं? ये 3 एटम्स तो प्लेन में है, सिर्फ एक हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर बन जाता है फिर। ओके, ओके सर, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 पर आए। एग्जॉस्ट गैसेस, exhaust gases from internal combustion engine are made less harmful by passing them through a catalytic converter. A number of reaction takes place in the catalytic converter. Two such reactions are described in the table. अच्छा, पहले तो ये बताएं कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये होमोजेनियस कैटालिसिस है या हेट्रोजेनियस? इसमें होता क्या है बेटा कि हार्मफुल हेट्रो। गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये हार्मलेस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और N2 में जाएगा। प्लेडियम इज द कैटलिस्ट। तो बताएं ये होमोजेनियस कैटालिसिस या हेट्रोजेनियस? हेट्रोजन। हेट्रो। हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस क्यों? जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है प्लेडियम, जो रिएक्टेंट्स है उनकी गैसियस फेज है। तो अगर कैटलिस्ट और आपके रिएक्टेंट्स की फेज डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो उसको आप कहती हैं कि ये हेट्रोजेनियस कैटालिसिस है। ठीक है, ये तो इससे हट के क्वेश्चन था। अच्छा, ये जो गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है बेटा, ये क्या करते हैं? जो हार्मफुल गैसेज होती हैं उनको हार्मलेस गैसेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कह रहा है द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट रिमूव्स द कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड किस में जा रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है ना इसकी, एक और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट रिमूव्स अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। देखो, बाज दफा इस तरह होता है, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हैं, मतलब पेट्रोल बर्न ही नहीं हुआ ना, C8H18,
तो अगर ये C8H18 ऐसे ही एटमॉस्फेयर में जाएगा तो इसका क्या नुकसान है पता है? ये जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ मिलकर फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करते हैं, जिसको आप PAN कहते हैं। तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो है, कैटालिटिक कन्वर्टर इनको भी बर्न करता है। इनको कैसे बर्न करेगा? इनको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चले जाएंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन दैट रिमूव्स अनबर्न हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या होगा बेटा? अगर C8H18 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जा रहा है तो इसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर दो काम करता है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन को भी ऑक्सीडाइज करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में रिडक्शन। रिडक्शन। इसमें रिडक्शन हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखें। विच कंपाउंड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली विथ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट बाय SN1? SN1 का मतलब है पहली बात कि टर्शरी होगा। SN1 का मतलब है टर्शरी। और देखो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मोस्ट रैपिडली रिएक्शन वो करेगा कि जहां पर ना देखो बॉन्ड बना होगा ना, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन। आपको पता है कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड लॉन्गर है, इसकी लेंथ ज्यादा है ना, तो ये वीकर है, सबसे जल्दी टूटेगा। सबसे वीक बॉन्ड कार्बन आयोडीन है ना, तो ये सबसे जल्दी टूटेगा भाई, क्योंकि आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो AgI जल्दी बनेगा। तो एक तो आपने ये देखना है कि जो रैपिडली का वो कह रहा है, रैपिडली कि अगर कहीं पर आयोडीन है तो वो आपका होगा, और SN1 से आपने बेटा टर्शरी को आइडेंटिफाई करना है। दो चीजें देखनी है इसमें। तो 1 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन, सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं मेरा ख्याल है। 1 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन, ये जी, ये तो बेटा आपका प्राइमरी है। एक तो ये SN1 नहीं देगा ना, दिस इज प्राइमरी हेलोजन एल्केन। और दूसरा इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो ए तो नहीं है। 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन, बेटा 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन है तो टर्शरी, लेकिन ये इतना रैपिडली नहीं देगा जितना जितना रैपिडली ये देगा 2 आयोडोमिथाइल प्रोपेन। देखो बेटा जरा इसको देखे ना, 2 आयोडोमिथाइल प्रोपेन, ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन है आपका, ये 2 मिथाइल है, और ये टर्शरी भी है, और कार्बन आयोडीन बॉन्ड भी वीक है, तो ये रैपिडली आपको प्रेसिपिटेट बनाकर देगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा इसमें वो क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर बेटा। अच्छा नेक्स्ट, टार्टारिक एसिड इज फाउंड इन मेनी प्लांट्स। अच्छा जी, टार्टारिक एसिड में देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, मेरा ख्याल है कार्बोक्सिलिक एसिड है ऐसे। फिर बेटा इसमें एक अल्कोहल है, और फिर इसमें दोबारा अल्कोहल डायोल है, और देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा है सैंपल ऑफ टार्टारिक एसिड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ LiAlH4। बेटा जब इसको LiAlH4 से रिएक्शन करवाओगे ना, पता क्या होगा? LiAlH4 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है, पता है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा। तो ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिडक्शन होती है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, तो आपके पास बनेगा CH2OH, CHOH, CHOH, ये सारे अल्कोहल बन गए भैया। और व्हाट हैपेंस व्हेन NaOH इज एडेड? अच्छा याद रखें, ये अब आपका J बन गया, दिस इज J। बेटा जब आप NaOH का रिएक्शन करवाएंगे तो याद रखना NaOH कभी भी अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता बेटा। अल्कोहल किससे रिएक्शन करता है? ग्रुप 1 के मेटल से रिएक्शन कर लेता है। अल्कोहल रिएक्ट विद ग्रुप 1 मेटल, लेकिन NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। तो व्हाट हैपेंस व्हेन NaOH is added to separate sample of tartaric acid and J? अच्छा ये देखें, अगर आप NaOH को इधर डालते हैं ना बेटा, इधर और इधर, अब दो डिफरेंट चीजें। टार्टारिक एसिड, ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसका रिएक्शन होगा, लेकिन NaOH का रिएक्शन अल्कोहल से नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि अल्कोहल्स वीक एसिड है, ये NaOH से रिएक्शन नहीं करते। लेकिन टार्टारिक एसिड बेटा रिएक्शन करेगा, और ये Na इस H की जगह आ जाएगा, ये Na इस H की जगह आएगा। तो क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन NaOH इज एडेड टू सेपरेट सैंपल ऑफ टार्टारिक एसिड एंड J? बोथ रिएक्ट, गलत, ओनली टार्टारिक एसिड रिएक्ट, सिर्फ टार्टारिक एसिड रिएक्शन करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। सिट्रिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्राई carboxylic acid into two stages. An intermediate Q is formed
अब देखिए इसमें फर्क क्या आ रहा है, पहले ये सोचें। फर्क ये आ रहा है कि यहाँ अल्कोहल था, यहाँ अल्कोहल नहीं है। अभी आपको अच्छा आइडिया नहीं होगा, तो आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। देखें, अल्कोहल को खत्म किया जी उसने, और ये भी नहीं किया कि अल्कोहल की जगह कोई बी आर लग गया, ऐसा भी नहीं है ना। तो अल्कोहल खत्म करने का क्या तरीका है? आप डिहाइड्रेशन करें भाई। आपने डिहाइड्रेशन की होगी। जब डिहाइड्रेशन करेंगे ना, तो ये होगा बेटा कि आप अगर इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं ना बेटा, तो ये अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपके पास Q ये बनेगा, देखो CH2COOH, और इसमें होगा C डबल बॉन्ड CH, COOH। अब दूसरे में क्या होगा, वो बेटा रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन। देखो ना, आगे हाइड्रोजन ऐड हो। याद रखना, अल्कीन की रिडक्शन कौन कर सकता है बेटा? अल्कीन को LiAlH4 रिड्यूस करता है या H2 इन एन निकल कैटलिस्ट? तो याद रखना, अल्कीन को H2 और निकल कैटलिस्ट रिड्यूस करेगा। तो अब इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, तो एक हाइड्रोजन बेटा इधर आ जाएगा आपके पास। ये एक तो पहले से लगा हुआ है ना, तो एक और हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप 1 में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और स्टेज 2 के अंदर निकल और हाइड्रोजन गैस आपने ऐड करनी है, फिर आपके पास ये चीज बनेगी। ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या हुआ? ए इज द राइट आंसर। Structural and stereoisomer should be considered when answering this question. P has the molecular formula C5H10O। पहले इसको जरा हमें अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी इसकी। ये देखिएगा जी जरा, कह रहा है कि C5H10O P produces an orange precipitate with 2,4-DNPH, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड से मुराद मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन है। तो अब बेटा अब आपको C5H10O में बताना है कि ये क्या होगा, मतलब इसके कितने आइसोमर बनेंगे। सॉरी, C5H10O इस कार्बोनाइल, इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन। वो कह रहा है हाउ मेनी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, तो आपने एल्डिहाइड कीटोन मिलाकर बताना है। तो एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं बेटा पहले। ये देखिएगा, एल्डिहाइड 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5। ये एक एल्डिहाइड बन गया, पेंटानल, इसका नाम है पेंटानल। अब इसमें ब्रांचिंग करते हैं बेटा। देखो ये आपके पास है ना, यहाँ पर 5 कार्बन है, तो इसमें ब्रांचिंग करते हैं 1 2 3 4, और एक कार्बन इधर लगा दी। ये क्या बन गया आपके पास? 2 मिथाइल ब्यूटानल, 2 मिथाइल ब्यूटानल। फिर क्या करें बेटा, इस तरह करते हैं कि इसी कार्बन को ना, ये जो मैंने ब्रांच नहीं बनाई, इसको एक कार्बन आगे लेके जाता हूं मैं, 1 2 3 4 इधर। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटानल, 3 मिथाइल ब्यूटानल। आपको पता है एल्डिहाइड में हम सी डबल बॉन्ड OH को तो मूव नहीं कर सकते। आगे चलते हैं जी, और इसमें आप एक और भी बना सकते हैं। 1 2 3, ये देखें जी, ये भी बन सकता है ना, ये भी तो बन सकता है भाई। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपानल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपानल, ये बन गया। अब जरा आते हैं जी कीटोन की तरफ ना। CH3, 5 कार्बन वाला, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3। ये आपका बन गया जी पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, सॉरी, पेंटेन 3 ऑन। फिर कार्बोनाइल को मूव करवाओ, सेकंड कार्बन पर ले आओ, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2CH2CH3। ये बन जाएगा पेंटेन 2 ऑन। आगे चलते हैं जी, अब इसमें ब्रांचिंग करते हैं बेटा। 1 2 3 4, ये कर दिया जी। ये होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। कितने बन गए जी, जरा काउंट करें। 7. लेकिन है 8, 8वां आप बताएंगे। 8 आइसोमर बनेंगे, 8वां आप लोग बताएं, शाबाश बेटा, 8वां आप लोग बताइएगा, हरी अप।
1,3 मिथाइल नहीं, 1 पे ब्रांच नहीं होती बेटा। इसका मिरर इमेज तो ये 2 हो गए। ये कायरल कार्बन है या नहीं है भाई, बोलो। जी यस सर। सर। तो इसका मिरर इमेज होगा। तो देखो, एक, इसके 2 बनेंगे तो ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है ना। तो ये आपके 8 आइसोमर बन रहे हैं। तो ये जो मिरर इमेज वाला है ये बच्चे भूल जाते हैं। सर जी बेटा। हमें तो सीआई में जगह तो हमें सिर्फ इतना कम मिलेंगे, तो हम इस साल नहीं की बेटा, हो गए। वर्किंग नहीं नहीं, कभी आखिरी 2 3 पेज खाली होते हैं, आखिरी 2 3 पेज खाली होते हैं। इसमें भी होंगे, देखिएगा। ठीक है। अच्छा, भी आगे चलते हैं। टू आइसोमेरिक अल्कोहल W and X have molecular formula C4H9OH. W is oxidized to carbonyl compound Y. अच्छा, W जो है ना बेटा, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बोनाइल कंपाउंड Y में, जिसमें फेलिंग सोल्यूशन है। अब जरा गेस करो कि W तो एल्डिहाइड होगा ना बेटा। W आपका जी सर। एल्डिहाइड है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होकर, सॉरी, Y इज एल्डिहाइड। क्यों कह रहे हैं W इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोनाइल कंपाउंड Y विच गिव्स द रेड प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सोल्यूशन। तो Y आपका एल्डिहाइड है। और X कह रहा है X इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोनाइल कंपाउंड Z, और Z आपका ना एल्डिहाइड है, Z इज नॉट एल्डिहाइड, नॉट एल्डिहाइड। ठीक है। कह रहा है कि फिर आगे क्या कह रहा है कि विच ऑफ W एंड X गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट विद अल्कलाइन, मतलब आयोडोफॉर्म कौन देगा X, W और X में से। अच्छा, इसने यहां पर हमें, ठीक है जी, देखिए बेटा, W के बारे में ना 4 कार्बन है इसमें। एक तो ये ज़हन में रहे कि 4 कार्बन है W और X में। तो अगर आप 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाओ ना, CH3 CH2, बल्कि इसकी पहले ऑक्सीडेशन हो रही है और देन ये बन रहा है CH2 CH2OH। पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये आपका W है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो तब आपके पास बनेगा इधर CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बनेगा। या आप इसमें ब्रांचिंग कर लो, आप इसमें ब्रांचिंग कर लो। लेकिन ये बताओ कि ये W जो है, W क्या ये आपको आयोडोफॉर्म दे सकता है या नहीं दे सकता, ये मुझे बताएं। W आपको क्या आयोडोफॉर्म देगा या नहीं देगा। देखो, Y इज एल्डिहाइड ना, Y किससे बन रहा है, W से बन रहा है। Y आपके पास 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो जाहिर बात है अल्कोहल में भी 4 कार्बन होंगे। तो आप मुझे फिर 4 कार्बन वाला कोई ऐसा अल्कोहल बनाकर दो ना, 4 कार्बन वाला कोई ऐसा अल्कोहल बना के दो कि जो आयोडोफॉर्म दे सकता हो और जिसकी ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड भी बनाए। तो ऐसा नहीं है, आप कहेंगे कि W आपको आयोडोफॉर्म नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसे अल्कोहल्स, कौन से अल्कोहल्स आयोडोफॉर्म देते हैं, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में एथानॉल, और सेकेंडरी अल्कोहल में वो अल्कोहल जिनमें OH सेकंड कार्बन पर होता है। तो देखो, W क्या आयोडोफॉर्म देगा या नहीं देगा बेटा, मुझे आंसर दें इसका। नो सर। W नहीं देगा। अब जरा हम Z को चेक करते हैं। कह रहे कि X इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोनाइल कंपाउंड Z। अच्छा, ये Z इज कीटोन, ये बात ध्यान में रखें, Z इज कीटोन। क्यों कह रहे कि X को आपने ऑक्सीडाइज किया कार्बोनाइल कंपाउंड में, तो Z है तो कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं दे रहा तो फिर कीटोन होगा ना। तो अब आपने बेटा ये देखना है कि जो कीटोन है, कीटोन, हाँ, X is oxidized to carbonyl compound Z which does not give a red precipitate with failing solution। ये आपका बेटा कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, 4 कार्बन है ना बेटा। तो ये ब्यूटेन ब्यूटेन 2 बनेगा। अब इसमें ऐसा कौन सा अल्कोहल है जिसकी ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन बनता है, ये मुझे बताएं। सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में भी बेटा OH सेकंड कार्बन पर आपको डालना होगा, तब आपके पास कीटोन बनेगा। तो बताओ, ये जो आयोडोफॉर्म, ये जो आपके पास यहां पर अब X बना है, X, ये कीटोन है, राइट। और ये कीटोन किसकी ऑक्सीडेशन से बना है, ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बना है। और आपको अल्कोहल
ऐसा लेना पड़ेगा जिससे 4 कार्बन वाला कीटोन बने ना, मतलब सेकंड कार्बन पर C डबल बॉन्ड आए, तो डेफिनेटली आपको ऐसा अल्कोहल चूज करना पड़ेगा जिसमें OH सेकंड कार्बन पर आए। तो ये जो अल्कोहल है X, क्या ये आयोडो फॉर्म देगा या नहीं देगा? देगा। देगा। तो बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये आपका आंसर होगा X। फिर सुन लें क्या करना है आपने। W और X है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9 है। W को ऑक्सीडाइज किया, कार्बोनाइल कंपाउंड में गया, एल्डिहाइड बना। X को ऑक्सीडाइज किया, वो कार्बोनाइल कंपाउंड में गया, लेकिन एल्डिहाइड नहीं है, वो कीटोन है। तो Z इज कीटोन, Y इज एल्डिहाइड। ठीक है, Z इज कीटोन, Y इज एल्डिहाइड। अब Y भी अल्कोहल से बन रहा है, Z भी अल्कोहल से, Y भी अल्कोहल से बन रहा है, Z भी अल्कोहल से बन रहा है। ठीक है जी। तो ये जो आपके पास Y है, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल से बन रहा है, लेकिन दिस इज नॉट एथानॉल। और जो आपके पास बेटा यहाँ पर Z है, Z ये आपका कीटोन है, और ये भी अल्कोहल से बन रहा है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा। और 4 कार्बन वाला अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल बेटा बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए टर्शियरी अल्कोहल की तो ऑक्सीडेशन नहीं होती ना, तो आपको मजबूरन सेकेंडरी अल्कोहल ही बनाना पड़ेगा, और फिर आपको OH सेकंड कार्बन पर डालना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही तो कार्बन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए जिन अल्कोहल्स में OH सेकंड कार्बन पर आता है वो आयोडो फॉर्म देते हैं, तो इसलिए X आपको आयोडो फॉर्म देगा, W आपको आयोडो फॉर्म नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एस्टर इथाइल ब्यूटानोएट CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH2 CH3, इसकी बेटा बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो आपके पास क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, और साथ में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, CH3 CH2 OH। ठीक है, तो एस्टर इथाइल ब्यूटानोएट की बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी, तो व्हाट सब्सटेंस इज प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? सोडियम ब्यूटानोएट। एक तो ए बनेगा, और बस ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इसमें एक चीज समझने वाली है बड़ा, एक होता है कि 1 मोल ऑफ गैस एट RTP, इसका कितना वॉल्यूम होता है पता है? 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज होती है 1 मोल ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है बेटा 0 डिग्री। तो 1 मोल गैस STP पर पता कितना होगा? 1 मोल 22,414 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम याद रखना है आपने दोनों का। देखो ना, टेम्परेचर कम करने से, गैस का टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है ना। तो मैंने 25 डिग्री पर 24,000 है, और 0 डिग्री पर जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम है वो 22,414 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब जरा इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो। कह रहे हैं एन एक्वा सोल्यूशन contain 4 gram of carboxylic acid Q. When this solution react with an excess of magnesium, 380 cubic centimeter of gas is produced at STP. What is the relative formula? अच्छा, अभी तो हमें पता ही नहीं है ना कि वो कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम एक जनरल सी इक्वेशन लिखते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की, ताकि हमें मोलर रेशियो पता चले ना। तो CH3 COO होल ट्वाइस Mg, साथ में H2O। तो देखिए 2 है, तो यहाँ 2 मोल्स। अब आपको रेशो पता चल रही है कि मैग्नीशियम और एथोनिक एसिड में मोलर रेशो क्या है? 1:2 है। H2। अच्छा, कितनी गैस बन रही है अभी? यहाँ पर 380 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस बनी है। इस प्रोड्यूस मेजर्ड एट STP पर मेजर की है। सबसे पहले आप मोल्स निकालें जी। मोल्स इसके निकालेंगे, मोल्स ऑफ गैस, जिस तरह बेटा इसमें करते थे ना, 380 डिवाइड बाई 24,000, तो यहाँ क्या करना है? बस 380 डिवाइड बाई 22,414 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे बेटा। Yes, 0.0169. 380 डिवाइड बाई 22,414, ये आपके पास आ रहा है जी 0.0169। अच्छा, ये आपके पास मोल्स आ गए। अब ये देखो, ये मोल्स आपने गैस के निकाले ना, जितने मोल्स हाइड्रोजन गैस के 1 मोल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड उसका डबल यूज हो रहा है। तो मोल ऑफ एसिड कितने होंगे भाई? मोल ऑफ एसिड 0.0169 टाइम्स 2, 0.0334। 339. ये बेटा आपके पास मोल्स आ गए किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है जी।
अब ये करना है आपने, मोल्स आ चुके हैं, मैस भी पता है भाई आपको, तो बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। मोल इज इक्वल टू मैस ओवर एम आर। एम आर निकालना चाहते हो ना, तो एम आर इज इक्वल टू मैस ओवर मोल। मैस कितना है जी 4 ग्राम, और मोल कितने हैं 0.034। 117.6, 117.6, 118। तो बी इज द आंसर भाई। ठीक है, बी आपका आंसर होगा। तो सिंपल, आपको सिर्फ ये नई चीज यहां पर कि आपको एसटीपी पता होना चाहिए कि एसटीपी पर कितना वॉल्यूम होता है। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज शोन। देखते साथ ही बेटा मुझे समझ आ रही है कि ये जो पीक मैंने आपको पहले भी बताया भाई, ये याद कर लो कि 1640 से 1750 पर सेंटीमीटर। ये आपकी ना सी सी डबल बॉन्ड ओ की पीक होती है। ठीक है, कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ लाजमी होगा इसमें। और दूसरा आपको मैंने जो बताया हुआ है कि OH वाली पीक इज एब्सेंट, OH एब्सेंट है। तो देखो ना, अल्कोहल की पीक 32 से 3600 वो यहाँ नहीं आ रही, तो कार्बोनाइल है। तो आपने बताना है जी कि ये स्पेक्ट्रम किस कंपाउंड का, विच कंपाउंड गिव दिस स्पेक्ट्रम। देखो पहला वाला जो है ना CH3, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ OH, इसमें OH आ रहा है, OH तो ऊपर एब्सेंट है, क्योंकि OH की पीक तो इस एरिया में आती है भाई, वहां ऊपर कोई पीक नहीं है इसकी। बी में OH आ रहा है, OH की पीक तो एब्सेंट है। डी में भी OH आ रहा है बेटा, OH की पीक तो एब्सेंट है, तो सी इज द आंसर। सी में देखो सिर्फ कार्बोनाइल आ रहा है, तो आपको कार्बोनाइल की पीक दिख रही है ना ऊपर, तो बी सी यस। इज द आंसर। 39, cyclohexaone is treated with a solution of bromine in tetrachloromethane in dark। बेसिकली ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ब्रोमीन को आपने इसमें डिसॉल्व किया हुआ है, ब्रोमीन को डिसॉल्व किया हुआ है टेट्राक्लोरोमीथेन में। तो Br2 का रिएक्शन बेटा आपने इसके साथ करवाना है, तो बहुत आसान है। एक Br इधर आ जाएगा, 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 बस डबल बॉन्ड आपने खत्म कर देना, तो बी इज द आंसर। सिर्फ एडिशन रिएक्शन आपको यहाँ पर करके देना है। ठीक है जी, तो बी आंसर होगा। और 2-मिथाइल-ब्यूटूइन, 2-मिथाइल-ब्यूटूइन, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड 2 पर है और मिथाइल भी 2 पर है। ये बड़ा, इसको वो कर रहा है एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब इसको तोड़ेगा। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, दो कार्बन लगाओ, तो वो ये तो कीटोन में चला जाएगा बेटा, ये तो चला जाएगा कीटोन में। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हो, तो ये चला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, एक आपके पास बनेगा एथेनोइक एसिड और एक आपके पास बनेगा प्रोपानन। ठीक है जी, पर आज के लिए इतना काफी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल जो है इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, एक और कोई जो है ना इसका ईयरली पेपर, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स।